Hello students, so today we would be moving ahead and we would be talking about the further processes. So in the previous lecture we did talk about here how is fertilization taking place and how is implantation taking place. Okay, so now we'll move ahead and we'll talk about what are the events that takes place after the process of implantation. Okay, so let's start with the lecture. So now once the implantation has taken place, trophoblast have secreted the enzyme that has penetrated the endometrium. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है? There is going to be interaction between the cells between the trophoblast and the tissue of the uterus or the endometrium. ठीक है, so what is going to happen is once implantation has taken place, implantation हो गया, उसके बाद क्या होने वाला है? Projections like villi, are formed on trophoblast cell. Projections like villi are formed on the trophoblast cells. These projections like villi are known as chorionic villi. They are termed as chorionic villi. Okay, the projections like villi are formed on the trophoblast cell, which is actually interacting with the tissue of the uterus. ठीक है, that particular portion is known as the chorionic villi. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में so that is mother's tissue plus the chorionic villi. मदर्स टिश्यू एंड द chorionic villi, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होने वाला है. ओके, जैसे कि जो मदर टिश्यू है ना, तो उसमें भी इस तरीके से प्रोजेक्शंस बनेंगे और जो chorionic villi है वो भी इस तरीके से, और ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे? इंटरडिजिटेट हो जाएंगे. ओके, देयर वुड बी एन इंटरैक्शन. सो द chorionic villi and the mother's tissue, they are going to interact with each other, okay, which is going to lead to the formation of a new tissue which is known as placenta. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो chorionic villi का कौन फॉर्म कर रहा है? तो वो ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म कर रहे हैं और वो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? मदर्स टिश्यू के साथ. ठीक है, मदर टिश्यू मतलब टू बी मोर स्पेसिफिक आई एम टॉकिंग अबाउट द एंडोमेट्रियम. और एंडोमेट्रियम में भी अगर मैं थोड़ा स्पेसिफिक बोलूं तो आपने बोला था यार फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोमेट्रियम को विल टर्म इट एज द डेसिडुआ. तो यहां पे जो स्पेसिफिक डेसिडुआ का पार्ट है दैट इज डेसिडुआ बेसिलिस. दिस इज द मोर प्रिफर्ड टर्म. क्या मदर्स टिश्यू में कौन सा वाला पार्ट? तो डेसिडुआ बेसिलिस प्लस chorionic villi, ये दोनों मिलकर जो टिश्यू बनाते हैं उसे कहा जाता है प्लेसेंटा. ठीक है, मतलब प्लेसेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लेसेंटा सर्व्स एज अ ब्रिज और अ कनेक्शन और अ विंडो बिटवीन द मदर एंड द बेबी. ठीक है, गो थ्रू इट वंस, फिर आगे चलते हैं. सो chorionic villi कौन बना रहा है? ट्रोफोब्लास्ट बना रहा है. और chorionic villi प्लस द डेसिडुआ बेसिलिस वो मिलकर क्या बना रहा है? प्लेसेंटा बना रहा है. और जैसे मैंने बोला यार प्लेसेंटा इज एक्चुअली द विंडो, द ब्रिज और द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द बेबी. क्योंकि मदर से जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो बेबी के पास जाएगी, बेबी का जो भी वेस्ट है वो मदर के पास आएगा. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. सो प्लेसेंटा की बात करते हैं. सो लेट्स कंसीडर दिस let's consider this as the wall of the uterus. अगर इसको मैं वॉल ऑफ द यूट्रस कंसिडर करता हूं जहां पे इंप्लांटेशन हुआ है, तो विल कंसीडर
यहाँ पे अंदर इम्प्लांट हुआ था। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी प्लेसेंटा, ठीक है। और फिर जो बाकी के सेल्स थे आपने देखे थे, वी टर्म्ड इट एज द इनर मास सेल, वो किस चीज का फॉर्मेशन करते थे। सो वी मेंशन कि गैस्ट्रुला स्टेज है, गैस्ट्रुला स्टेज के बाद क्या आने वाला है, एम्ब्रियोजेनेसिस आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे अब किसका फॉर्मेशन होगा, सो देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड देयर वुड बी अ कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द प्लेसेंटा, ठीक है। सो एम्ब्रियो एंड द प्लेसेंटा के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज ड्रॉन और दैट इज शोन विद द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये पूरा पाउच बना हुआ है, ओके। इस पूरे पाउच को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक सैक। क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक सैक। एंड दिस एम्ब्रियोनिक सैक एक्चुअली कंटेन्स अ लिक्विड, it contains a liquid which helps or which works as a shock absorber। जो बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जो फीटस डेवलप होगा, वो इसके अंदर फ्लोट करेगा, ठीक है। सो द फ्लूइड वुड वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो अगर कुछ मदर को इंजरी होती है ना, तो क्या होगा, ये फ्लूइड उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। काफी टाइम आपने देखा होगा कि यार, सुना होगा कि यार वाटर ब्रेक हो गया। सो वाटर ब्रेक हो गया, एक्चुअली ये जो एम्ब्रियोनिक सैक है, ओके, वो टूट जाता है, जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड है बाहर आ जाता है, जिसको बोलते हैं वाटर ब्रेक हो गया। सो दिस फ्लूइड इज द amniotic fluid। this fluid is the amniotic fluid। this is the growing embryo। this is the umbilical cord। this is the placenta which is formed by the chorionic villi and the maternal tissue, and this is the uterus wall। this is the uterus wall, ठीक है। so we have the amniotic fluid जिसके अंदर developing embryo float कर रहा है, then we have this embryo sac, then we have the umbilical cord which is connecting the developing embryo and the placenta, and the placenta is connected with the mother, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई भी खाने की चीज है, सिंपल फूड, वो प्लेसेंटा के पास आएगा, ओके, मतलब ब्लड के थ्रू प्लेसेंटा के पास आएगा, और फिर यहां से सिर्फ फूड आगे मूव करेगा, ब्लड मदर का यहीं पर रिटेन हो जाएगा। मतलब द ब्लड इज नॉट कमिंग इनसाइड द अम्बिलिकल कॉर्ड, ओनली द फूड इज गोइंग टू कम। अगर ऑक्सीजन की भी आप बात करते हो तो ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू प्लेसेंटा तक आएगा, और फिर ब्लड यहां रह जाएगा मदर का, और फिर सिर्फ क्या पास होगा, ओनली द ऑक्सीजन। इज इट क्लियर, ठीक है। सो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये बता देता हूं कि यार, जैसे मैंने बोला फूड आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, मदर के बेबी के पास से जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, वो वेस्ट भी यहां से मदर के पास चला जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू। जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू चला जाएगा मदर के पास। एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज एंटीबॉडीज, ओके। वन ऑफ द एंटीबॉडीज IgG, ओके। इसलिए याद रखना है इसको, बिकॉज IgG इज द एंटीबॉडी विच इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द मदर टू द बेबी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट। ये सिर्फ एक ही ऐसा एंटीबॉडी है जो मदर अपने बेबी को ट्रांसफर करती है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। सो नीट में पूछा गया काफी बार कि विच एंटीबॉडी कैन ट्रेवल थ्रू प्लेसेंटा एंड रीच द बेबी, तो आंसर आना चाहिए इम्यूनोग्लोबिन G। इम्यूनोग्लोबिन G इज अ एंटीबॉडी, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो go through the diagram, you can pause the video, go through the diagram and copy down the details, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं, मैं इसको रब करता हूं। तो ये जो फेज दिखाया अपन ने कि यार ये तो गैस्ट्रुला के बाद का फेज है, जिसको अपन ने ऑर्गेनोजेनेसिस बोला था, ठीक है। गैस्ट्रुला के बाद का फेज है जिसको अपन ने ऑर्गेनोजेनेसिस कहा था। यहां पे एक और चीज अपन देख लेते कि यार, जैसे कि लेट्स जूम दिस थिंग अप, दिस इज द प्लेसेंटा एंड दिस इज द umbilical cord, and then we have the developing embryo, ठीक है, developing embryo।
इस तरीके से दिखा रहा हूं खाली मैं। तो यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसके अंदर दो अम्बिलिकल आर्टरीज होगी। क्या होगी? दो अम्बिलिकल आर्टरीज होगी और एक अम्बिलिकल वेन होगी। ठीक है, सो व्हाट वुड इट हैव? इट वुड हैव वन umbilical vein and two umbilical artery। ठीक है, टोटल 3 हो गया ना, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और एक अम्बिलिकल वेन है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखनी है, वेन जब भी हम बोलते हैं यार वी एसोसिएट इट विद क्या, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट यहाँ पे वो नहीं है। अम्बिलिकल वेन यहाँ पे कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ये कहां से कहां जा रहा है, तो इसके मूवमेंट की अगर बात करें, द मूवमेंट इज फ्रॉम मदर टू बेबी। ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाला ब्लड मदर बेबी को देगी, तो ये जो वेन का डायरेक्शन है, वेन जो फ्लो करके ले जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सॉरी ऑक्सीजन को, ओके, वो इस डायरेक्शन में होगा, यहां से यहां पे। ठीक है, फ्रॉम मदर टू बेबी। बट मैं जब अम्बिलिकल आर्टरी की बात करता हूं, तो अम्बिलिकल आर्टरी क्या कैरी करती है? अम्बिलिकल आर्टरीज नॉर्मली भी एसोसिएट क्यों कैरी करती है ऑक्सीजन वाला ब्लड, बट याले केस में इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो उसका मूवमेंट क्या होगा? तो उसका मूवमेंट होगा फ्रॉम द बेबी और द ग्रोइंग फीटस टू दी मदर। ठीक है, सो डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेन का डायरेक्शन है फ्रॉम मदर टू बेबी और अम्बिलिकल आर्टरीज का डायरेक्शन है फ्रॉम बेबी टू दी मदर। ठीक है, अब ये दो क्यों हैं? बिकॉज यू कैन नॉट कीप अ लॉट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बेबी। ठीक है, CO2 का प्रोपोर्शन अगर बेबी में बढ़ जाएगा तो वो बेबी के डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो या फिर फीटस के डेवलपमेंट में काफी सारे प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसीलिए वी हैव टू आर्टरीज विच आर टेकिंग आउट मैक्सिमम CO2 आउट ऑफ द बेबी एंड वी हैव सिंगल वन फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, so this has to be remembered. Now we talked about morula, then we were talking about blastula, then we did talk about gastrula, और गैस्ट्रुला ब्लास्टुला में इंप्लांटेशन हो जाता है। गैस्ट्रुला में क्या लिखा था कि जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, ओके, एंड देन कम्स द प्रोसेस नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ये बात प्रीवियस लेक्चर में हो गई थी, मोरुला बना, ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला के टाइम पे इंप्लांटेशन हो जाएगा, और गैस्ट्रुला जब बनेगा तो गैस्ट्रुला में क्या होगा, 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस चालू हो जाएगा, मतलब ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेन्स कौन बनाने वाला है? तो ऑर्गेन्स जर्मिनल लेयर्स बनाने वाले। 3 जर्मिनल लेयर्स की बात करी थी, अंदर की तरफ एंडोडर्म था, बीच में मेसोडर्म था, बाहर एक्टोडर्म था। तो मैं आपको ये लिस्ट भी दे देता हूं कि यार ये जो 3 जर्मिनल लेयर्स है, इन 3 जर्मिनल लेयर्स से क्या क्या चीजें बनेगी। ठीक है, सो विल पुट दैट ऑल्सो हियर। We'll be talking about placenta again. So we did talk about the 3 layers. सबसे अंदर की तरफ है एंडोडर्म, फिर बीच में आता है मेसोडर्म और सबसे बाहर की तरफ होगा एक्टोडर्म। ये 3 जर्मिनल लेयर्स एनिमल किंगडम में आपने पढ़ रखे, इनके बेसिस पर आप एनिमल को बोलते हो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, सो दिस इज एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, एंड दिस लेयर्स और द ग्रुप ऑफ सेल्स आर गोइंग टू फॉर्म दी डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑर्गन से बना रहा है? तो एंडोडर्म फॉर्म्स थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड,
ठीक है. इट ऑल्सो फॉर्म्स दी लंग्स का फॉर्मेशन यहां पे होता है. forms the parathyroid gland as well. This is some of them I'm mentioning, not all of the contents. So we have the thyroid gland, thymus gland, parathyroid gland, and the lungs. Okay, these are going to be formed by the endoderm. We can also take the liver आ गया, it is very important. Pancreas आ गया. तो जितने भी ऑर्गन्स मैंने जो मेंशन किए फिलहाल, ओके, इनका फॉर्मेशन एंडोडर्म वाले रीजन से होता है. लंग्स है, थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, लिवर है, पेनक्रियाज है. ठीक है. बात करते हैं मेसोडर्म की. मेसोडर्म में कौन कौन सी चीजें बनने वाली है? तो मेसोडर्म में बनेगा, वी हैव दी बोन्स, we have the cartilage, we have the blood vessels, we have the gonads, that is the testes and ovaries. ठीक है. We have the blood vessels, bones, gonads, and we can also talk about the स्किन की अगर बात करते हैं ना, तो स्किन का जो नीचे वाला पार्ट होता है, क्योंकि अपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज एपिडर्मिस. सो नीचे वाला जो पार्ट होता है दैट इज दी डर्मिस ऑफ स्किन. दैट इज दी डर्मिस ऑफ स्किन. सो अगर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी यार कौन सी चीज बनाई जा रही है बाय दी मेसोडर्म, तो आप बोल सकते हो बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स, गोनाड्स. सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं भूल गया, ओके, दैट इज दी हार्ट. ओके, हार्ट काफी इंपॉर्टेंट हुआ. हार्ट आ गए, मसल्स, ओके, हार्ट है, मसल्स है, दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय दी मेसोडर्म. ठीक है. काफी सारे ऑर्गन्स मैंने लिख दिए. एक्टोडर्म की बात करते हैं, तो एक्टोडर्म क्या फॉर्म कर रहा है? सो एक्टोडर्म फॉर्म करता है, डर्मिस ऑफ स्किन था तो ये फॉर्म करता है epidermis of skin. It forms the epidermis of skin. It forms the pituitary gland. It forms the pituitary gland. It forms the pineal gland. It forms the pituitary gland, then comes the pineal gland. It also forms the adrenal gland. ठीक है. इट ऑल्सो फॉर्म्स, यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रीन में, ठीक है, जगह कम है अपने पास. सो इट ऑल्सो फॉर्म्स दी रेटिना, कॉर्निया एंड द लेंस. इट ऑल्सो फॉर्म्स द रेटिना, कॉर्निया एंड द लेंस. सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स नाउ. एंडोडर्म से क्या बन रहा है? थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, लिवर, पेनक्रियास, लंग्स. मेसोडर्म से क्या बन रहा है? वी हैव बोन्स, डर्मिस ऑफ स्किन, हार्ट, मसल्स, ब्लड वेसल्स, गोनाड्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज, कार्टिलेज. और एक्टोडर्म से क्या बन रहा है? एपिडर्मिस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, रेटिना, कॉर्निया, लेंस. ठीक है. सो पॉज द वीडियो और जितनी भी चीजें हैं उसको लिख दो. ठीक है. सो आई विल मूव अहेड नाउ. क्लियर है? दिस इज ऑल क्लियर आई सपोज. तो जो 3 जर्मिनल लेयर्स अपन मेंशन करते हैं वो बॉडी के कौन से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया. अब आगे चलते हैं. सो प्लेसेंटा बन चुका है, प्लेसेंटा बन चुका है, और अम्बिलिकल कॉर्ड की भी अपन ने बात कर ली. अब थोड़ा प्लेसेंटा के बारे में फिर से अपन एक बार बात कर लेते हैं. प्लेसेंटा जो है इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी ग्लैंड. क्या कहा जाता है उसे? टेम्परेरी ग्लैंड कहा जाता है. क्योंकि क्यों टेम्परेरी है? बिकॉज इट इज ओनली गोइंग टू बी फॉर्म व्हेन द मदर इज कंसीव्ड. इफ द मदर इज नॉट कंसीव्ड तो यार प्लेसेंटा का फॉर्मेशन तो होने नहीं वाला है ना. तो इसलिए इसे टेम्परेरी ग्लैंड, जब तक है तब तक वो सिक्रीशन करेगा, पर अवेलेबल है ही नहीं तो सिक्रीशन करने नहीं वाला है. तो क्या क्या सिक्रीट करेगा?
So it secretes human chorionic gonadotrophin. It secretes human chorionic gonadotrophin. It secretes human placental lactogen. Secretes human placental lactogen. It also produces estrogen, progesterone, and in the later parts or at the time of delivery, it also produces relaxin. So we have the human chorionic gonadotrophin, we have the human placental lactogen, estrogen, progesterone, and relaxin. Now what role are they playing? ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमन कोरायनिक गोनाडोट्रोफिन की अगर मैं बात करता हूं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है. इट एक्चुअली स्टिमुलेट्स मैटरनल थायराइड ग्लैंड. इट स्टिमुलेट्स द मैटरनल थायराइड ग्लैंड बिकॉज थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगी? थायरोक्सिन. Okay, and thyroxine is very important for the development of the baby. Thyroxine is very important for the development of the baby. तो इसीलिए ह्यूमन कोरायनिक गोनाडोट्रोफिन क्या करेगा? वो मदर के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो ज्यादा थायरोक्सिन बना सके, so that the development of the baby can take place in a better way. अगर थायरोक्सिन एब्सेंट है या थायरोक्सिन का प्रोपोर्शन कम है, due to some of the issues in the mother, the level of thyroxine is less. So this leads to a development of a baby with abnormalities. Baby can be deaf, can be mute, can be mentally retarded. ठीक है, और इस कंडीशन को कहा जाता है क्रिटिनिज्म. The condition is termed as cretinism. ठीक है, the baby can be deaf, can be mute, can be mentally retarded, उसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगा. So this can all be skipped if the thyroid gland is stimulated properly. तो यार सबसे इंपॉर्टेंट काम ह्यूमन कोरायनिक गोनाडोट्रोफिन कर देगा कि मदर की थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर सके, सो दैट द चांसेस ऑफ क्रिटिनिज्म और गेटिंग अ एबनॉर्मल बेबी डिक्रीजेस. दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज ये करेगा, दैट इज इट स्टिमुलेट्स कॉर्पस लूटियम. सबको याद होगा, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता था, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन द प्रेगनेंसी. तो यार प्लेसेंटा का तो फॉर्मेशन कब हो रहा है? जब प्रेगनेंसी है. तो अगर प्रेगनेंसी को और कंटिन्यू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करते रहना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इट वुड कीप ऑन प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन और जो बेबी का फॉर्मेशन है वो अच्छे से होता रहे, प्रेगनेंसी ठीक से रिटेन होती रहे. सो इट स्टिमुलेट्स कॉर्पस लूटियम to produce progesterone. That is the pregnancy hormone. So these are some of the functions जो आपको याद रखने. ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की अगर बात करते हैं तो यार नाम से आपको पता चल रहा है, it stimulates the lactocyte. It stimulates lactocytes to produce milk. It stimulates lactocyte to produce milk. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इंपॉर्टेंस सबको पता है. ओके, रिलैक्सिन की मैं बात करता हूं. रिलैक्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्चुअली रिलैक्सेस द ligament of pelvis. pelvis मतलब कवर वाला रीजन. सो जिस टाइम पे बेबी का डिलीवरी हो रहा है, बेबी इज बीइंग टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी, तो उस टाइम पे जो पेल्विस वाला रीजन होता है ना, ओके, वहां पे जो लिगामेंट्स उनको रिलैक्स कर दिया जाता है, लूज कर दिया जाता है, सो दैट बेबी कैन इजिली कम आउट. एक और चीज ये करता है, इट रिलैक्सेस द
जो बोन्स वाला रीजन है, प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस वाला रीजन, वी डिड टॉक अबाउट दिस इन दी बोन चैप्टर. ओके, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला जो रीजन है ना, ओके, उसको भी डायलेट कर देता है. डायलेट मतलब रिलैक्स कर देता है, सो दैट द बेबी कैन इजिली कम आउट फ्रॉम दैट रीजन. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट रिलैक्सेस, और आई कैन यूज द वर्ड डायलेट्स. इट रिलैक्सेस और डायलेट्स सर्विक्स. ओके, मैंने अर्लियर बोला था सर्विक्स ऑलमोस्ट बंद रहता है ना. द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विक्स बंद रहेगा. तो अगर बेबी को मदर के यूट्रस में से बाहर आना है, तो उस केस में भी अगर सर्विक्स बंद हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. तो इसलिए रिलैक्सिंग क्या करेगा, सर्विक्स को डायलेट कर देगा. डायलेट मतलब एक्सपांड कर देगा, सो दैट द बेबी कैन कम आउट. क्लियर है? सो दिस आर सम ऑफ द हार्मोन्स, ओके, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा. ठीक है, प्लेसेंटा इज एक्चुअली ऑल्सो नोन एज द फीटल लंग. काफी सारे बुक्स में आप पढ़ सकते हो प्लेसेंटा एज अ फीटल लंग. क्यों फीटल लंग? क्योंकि यार प्लेसेंटा के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू ही CO2 बाहर आ पाएगा. सो दैट इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज द फीटल लंग. क्लियर है? सो प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी ग्लैंड. ह्यूमन कोरानिक गोनाडोट्रोफिन प्रोड्यूस हो रहा है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्रोड्यूस हो रहा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन. रिलैक्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इट रिलैक्सेस और डायलेट्स द सर्विक्स. HCG का इंपॉर्टेंट काम है, स्टिमुलेट्स कॉर्पस लुटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, ओके, एंड स्टिमुलेट्स द मैटरनल थायराइड ग्लैंड, सो दैट थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि थायरॉक्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग बेबी. अगर लो लेवल होगा तो बेबी को डिफेक्ट आ सकते हैं, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिटिनिज्म. क्लियर है? सो लेट्स मूव अहेड नाउ. ओके, पॉज करके जो भी कंटेंट मैंने लिखा है इसको नोट्स में डाल देना. एक टेस्ट तो आपको पता है, अपन ने बात कर रखा है कि यार एमनियोसेंटोसिस, इस टेस्ट के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि बेबी जो बना है वो बॉय है या गर्ल है. एक और टेस्ट है जो इंडिकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेविडेक्स टेस्ट. कौन सा टेस्ट? ग्रेविडेक्स टेस्ट. ओके, ये क्या करेगा, ये यहां पे मदर का यूरिन लिया जाएगा, ओके, और उस मदर यूरिन में देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ HCG प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट है? HCG प्रेजेंट है. तो HCG अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रेगनेंसी रिटेन हो गई है. The presence of HCG shows that the pregnancy has been retained. ठीक है? So that is the Gravidex test. It is a very simple test. जहां पे यूरिन का सैंपल वो एक स्ट्रिप पे लिया जाता है, and the strip and there's a change in the color of the strip. Okay, that is due to the presence of HCG. ठीक है? So अगर HCG प्रेजेंट है तो कलर चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेगनेंसी है. अगर नहीं चेंज हो रहा है मतलब there is no placenta, there is no HCG present, that means there is no formation of the baby. Done? Now, the first few weeks are very important for the development of the baby, because अगर फर्स्ट 2 वीक्स की मैं बात करूं तो प्रिमिटिव हार्ट का डेवलपमेंट चालू हो जाता है. ओके, फर्स्ट मंथ की अगर बात करते हैं तो पूरा हार्ट उस टाइम पे डेवलप हो जाता है. सो ह्यूमन प्रेगनेंसी की अगर बात करते हैं, ह्यूमन प्रेगनेंसी, सो दैट इज फॉर लेट्स सी 36 वीक्स. ओके, प्लस माइनस करें तो 38 हो सकता है, 40 हो सकता है. ओके, आई विल टेक इट एज 9 months. 9 months लेके चलते हैं. ओके, 36, 38 और 40 प्लस माइनस थोड़ा होता रहता है. ओके, अगर
सबसे मैक्सिमम टाइम तक जो एनिमल प्रेग्नेंट रहता है दैट इज एलिफेंट. एलिफेंट की प्रेगनेंसी पीरियड की बात करें दैट इज फॉर 22 months. दैट इज फॉर 22 months. ठीक है. और अगर काउ की बात करते हैं, काउ इज एग्जैक्टली सिमिलर. इट इज फॉर 9 months. ओके. और अगर बफेलो की बात करते हैं, सो बफेलो इज 10 months. और अगर डॉग की बात करते हैं, सो इट कैन गो समवेयर अराउंड लेट्स से 53 to 62, not over, it's going to be like weeks. This is wrong. Okay, so this is not weeks, it cannot be weeks. That is too much. 58 to 63 days. Okay, so that is going to be, let's say, 2 or 3 months. Okay, 2 से 3 महीने a time period for dog as well as cat. Clear है? So elephant 22 months है, cow 9 months है, buffalo 10 months है, dogs or cats is 58 to 63 days, and the human pregnancy that is 9 months. ठीक है. So I'll give you some terms now. जैसे कि we have 9 months की अगर बात करते हैं ना, so this can be divided into 3 months, 3 months, 3 months, 3 months. ठीक है. 3 months, 3 months, 3 months, that is 9. This is known as the, जो पहले 3 महीने, that is termed as first trimester. The first trimester, that is the first 3 months. Okay, the first 3 months मतलब how many days, how many weeks? So that is 4 into 3, that is 12 weeks. Okay, फिर जो सेकेंड 3 months आएंगे दैट इज टर्म्ड एज दी सेकेंड ट्राइमेस्टर. दैट इज टर्म्ड एज दी सेकेंड ट्राइमेस्टर. और जो लास्ट 3 महीने आएंगे दैट इज टर्म्ड एज दी थर्ड trimester. Okay, so we have 3 trimesters and a total of 9 months and a total of 36 weeks. ठीक है, समझ में आ रहा है? Okay, so the first trimester or the first 3 months is very important. Okay, the first 3 months is very important. I'll tell you why. Because heart का development हो रहा है, all the major body parts are being developed in the first 3 months. Okay, put it down. Okay, I'll talk about the first 3 months now. Okay, so first 3 months की बात करते हैं. तो first 3 months, as I said, these are very important. I hope nobody is feeling sleepy. This is interesting. So first 3 months की अगर बात करते हैं, this is very very important because काफी सारी चीजें डेवलप हो रही है. जैसे कि मैंने बोला यार, सेकेंड वीक में प्रीमेटिव हार्ट डेवलप हो जाएगा. सेकेंड वीक में प्रीमेटिव हार्ट डेवलप हो जाएगा. एट द एंड ऑफ 1 month कंप्लीट हार्ट डेवलप. Okay, and it beats for 60 beats per minute. Okay, स्टेथोस्कोप के थ्रू इन बीट्स को सुना जा सकता है बाय द डॉक्टर, और फिर वो पता लगा सकता है इज एवरीथिंग फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट, क्योंकि फर्स्ट मंथ में तो ठीक से डेवलपमेंट हो जाएगा.
अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करता हूं या 3 मंथ्स की बात करता हूं, तो ऑल मेजर और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर डेवलप्ड. ओके, ब्रेन आ गया है, व्हाट यू कॉल किडनी है, लीवर है. ओके, इन सब चीजों का डेवलपमेंट फर्स्ट 3 मंथ्स में हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं 5th मंथ की बात करता हूं, तो 5th मंथ में फीटस का मूवमेंट चालू हो जाएगा. ओके, फीटस का मूवमेंट चालू हो जाएगा एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर्स स्टार्ट टू ग्रो. स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर स्टार्ट टू ग्रो. ठीक है. और 9th मंथ पे आ जाते हैं. सो 9th मंथ पे टोटल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस. ठीक है. सो फर्स्ट 2 वीक्स में प्रिमिटिव हार्ट बना. फर्स्ट मंथ में कंप्लीट हार्ट डेवलप हो चुका है, 60 बीट्स पर मिनट पे काम कर रहा है. 3rd मंथ में ऑल मेजर एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैव बीन डेवलप्ड. 5th मंथ में फीटस मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा. 9th मंथ में पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो चुका है एंड द बेबी इज रेडी. ओके, ठीक है. सो एज आई वाज मेंशनिंग अबाउट कि यार द फर्स्ट वीक्स और द फर्स्ट मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पे अगर मदर इफ शी इज नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट और if she is into some drugs or if she is into alcohol, this may hinder the growth of the baby. अगर मदर एल्कोहलिक है, मदर स्मोक करती है, मदर ठीक से खाना नहीं खाती है, मदर इज मोर डिपेंडेंट ऑन पानी पूरी और पिज्जाज, ओके, चीज ज्यादा खा रही है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, नो एक्सरसाइज, तो ये सब किस पे जाएगा? दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द डेवलपिंग बेबी. ठीक है. सो नाउ I'll talk about a very interesting incident that occurred a long time back in the US. एक टाइम पीरियड था जब यूएस में एवरी बेबी वॉज बॉर्न, इट डिडंट हैड प्रॉपर लिम्स. हाथ पांव ठीक से डेवलप नहीं हो रहे थे उन बेबी के. they used to look, the legs and the hands were less developed and they used to look like chicken wings. जितने भी बेबी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हुए थे ना, they all had that chicken wings. No limbs were developed properly. और एक ही टाइम पीरियड पे सभी हो रहा. सो डॉक्टर्स वर कंफ्यूज कि यार व्हाई इज इट हैपनिंग, ये एबनॉर्मलिटी सब बेबीज में कैसे आ सकती है एक ही साथ पे. सो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च इट वाज नोन दैट कि यार मदर्स व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, okay, the life cycle is disturbed, they're not able to sleep properly, there's a lot of pain, so they used to take a medicine, a drug, okay, those were the sleeping pills. और वो जब वो स्लीपिंग पिल्स को पॉप अप करते थे, लेते थे ना, so they used to be relaxed and they used to sleep आराम से. But that particular sleeping pill had a drug. That drug was known as thalidomide. The sleeping pill contained a drug which was known as thalidomide. That thalidomide caused deformities in the baby. The use of that thalidomide drug in these sleeping pills caused deformities in the formation of the limbs of the baby. The condition is known as phocomelia. The condition is known as phocomelia. ठीक है. So I'll write it down. Okay, समझ में आया why is the first month or the first few weeks very important? So there was a drug which was taken. That drug was used in the sleeping pills. It was relaxing the mother, but for the baby it caused deformities. So what happened is, the name of the drug is thalidomide. Okay, the use of this drug caused deformities in development of limbs in baby. Okay, ठीक से ग्रो नहीं कर पाए because the use of the drug. Okay, and the condition is known as
phocomelia. The condition is known as phocomelia. So phocomelia is a condition जहां पे a baby is born, with deformed limbs. A baby is born with a deformed limbs. The condition is known as phocomelia. And the drug which caused this condition, it is known as thalidomide. ठीक है. So मैं एक और टर्म आपको यहां पे देता हूं. So anything that disturbs growth of embryo or fetus, anything. यहाँ पे ये ड्रग है, इट कुड बी X-ray or UV rays. Okay, so anything that disturbs the growth of embryo or fetus, that thing is known as teratogen. क्या कहा जाता है उसे? Teratogen. So thalidomide is actually a teratogen because thalidomide ने क्या किया? ग्रोथ को डिस्टर्ब कर दिया. ठीक है. So anything that causes disturbance during the growth of the embryo of the fetus, it is termed as teratogen. So thalidomide is an example of a teratogen, and it causes a disease or a condition known as phocomelia, जिसमें the babies are born with deformed limbs. Limbs मतलब हाथ पांव दोनों आ गया. ठीक है, क्लियर है? You can pause the video and copy down the contents. Okay. Now, so now moving ahead, okay. So now moving ahead, we'll talk about कि formation हो रहा है, 9 month हो चुके हैं, formation complete हो गया है. Okay. Now what happens is, अच्छा यहां पे दो टर्म्स, a lot of confusion is between embryo and fetus. क्या एम्ब्रियो कब बोलना है, फीटस कब बोलना है? ठीक है, तो दिमाग में डालो वाली बात कि एम्ब्रियो आप कब तक बोलोगे? दैट इज द फर्स्ट 12 वीक्स. फर्स्ट 12 वीक्स, दैट इज 3 months और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक उसे एम्ब्रियो कहा जाएगा. ओके, आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप फीटस बोल सकते हैं. ठीक है, सो एम्ब्रियो कब बोलना है कि फर्स्ट 3 months और दी फर्स्ट 12 वीक्स और दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए आप जो टर्म यूज करोगे दैट इज एम्ब्रियो, और उसके बाद जो टर्म यूज किया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी फीटस. ठीक है, नाउ द बेबी हैज बीन डेवलप्ड. नाउ द डेवलप्ड बेबी signals placenta. The developed baby signals the placenta, and both of them, they cause uterine contraction. दोनों मिलके क्या कॉज करेंगे? जो यूट्रीन वॉल है, जो यूट्रस की वॉल है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे. Okay, so the developed baby would release, the cells of the developed baby would release oxytocin, and this placenta would release prostaglandins.
developed baby would release oxytocin and the placenta would release prostaglandins. ठीक है, and that would cause uterine contraction. Initially this uterine contraction are very normal, okay, but as the uterine contraction starts, this signal, the uterine contraction stimulates maternal pituitary gland to release more oxytocin. It stimulates the maternal pituitary gland to release more oxytocin. So more oxytocin आएगा मतलब more contraction मतलब more oxytocin. Okay, this is going to happen as a chain reaction. जैसे कि यहाँ पे more oxytocin आया तो यूट्रस में more contraction हुआ, more contraction in uterus. ठीक है, जिसकी वजह से वापस सिग्नल जाएगा मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को, और मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, मोर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो सिग्नल जाएगा किसको, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो वो और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगी, तो और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ेगा तो वापस और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा. सो बिकॉज ऑफ दिस increase in the amount of oxytocin from the developed baby as well as the maternal pituitary gland, the baby is going to be pushed out of the uterus. The baby is going to be pushed out of the uterus. Okay, ठीक है, and this thing is known as the, that is known as the, let's put it here, uterine ejection reflex. It is known as the uterine ejection reflex. And ठीक है, in some of the books you'll find it as the uterine ejection reflex, or कोई book में you can also get it as the fetal ejection reflex. So we have the fetal ejection reflex or the uterine ejection reflex. ठीक है, I hope you're getting it कि यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन मतलब द वॉल ऑफ द यूट्रस वुड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, वो आपने पढ़ा था मायोमेट्री वाला जो रीजन था, वहां पे स्मूथ मसल्स दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो दिस कॉन्ट्रैक्शन वुड ट्रिगर द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर टू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन. सो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा तो कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ेगे तो और ट्रिगरिंग होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो और ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा. इस तरीके से ऑक्सीटोसिन का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा और यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ते जाएंगे, और जो बेबी है दैट इज गोइंग टू बी पुश्ड आउटसाइड द यूट्रस. ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज नोन एज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स और द यूट्रीन इजेक्शन रिफ्लेक्स. So we have a term gestation. So gestation period जो है we term it as, in normal terms we term it as pregnancy. ठीक है, so gestation period जो humans में that is for 9 months, that is the gestation period. ठीक है, the end of the gestation period results into delivery, जिसको normally अपन बोलते हैं, that is biologically termed as parturition. So parturition is delivery, जो normal term use किया जाता है, delivery of a baby. So at the end of gestation there would be parturition. After the 9 months there's going to be delivery, that is going to be the parturition, and all the events that lead to parturition, all the events that lead to parturition is known as labor
all the events that lead to parturition or all the events that leads to the delivery of a baby, that is termed as labor. Okay, we have heard the term labor pain हो रहा है. Okay, labor pain is what? We did talk about the contraction of uterine muscles. Okay, so contraction होगा जब uterine muscle का, it would cause a lot of pain. So that is termed as the labor pain. ठीक है, so gestation period 9 months है, parturition is delivery, and the end product of parturition, okay, the process through which the baby is born, that is parturition, and the events that lead to the production of a baby, that is known as the labor. Is it clear? ठीक है, so now moving ahead. So now we'll talk about the further process. So now the baby has been formed. Okay, the baby has been released outside the body. Now one more important thing that is happening during the process, that is formation of the mammary gland. ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन भी होता है, तो मेमोरी ग्लैंड के फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें वहां पे काम में आती है. सो आई ड्रॉ अ डायग्राम वेरी फास्ट. ओके, दिस इज गोइंग टू बी विद द अटैच्ड विद द रिब्स. यहाँ पे पीछे की तरफ रिब्स आ जाएगी. ओके, this is the nipple. There's going to be a lot of fatty tissue around it. अबे काफी सारा fatty tissue होगा, और पीछे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे एक और मसल आएगा, that is pectoralis muscle. Okay, and these are going to be in the form of lobules. These are going to be like in the form of lobules. ठीक है, दिस इज द निपल, एंड निपल के आजू बाजू का जो पोर्शन होता है थोड़ा सा डार्केंड होता है. ओके, दिस इज नोन एज एरियोला. ओके, सो वी लेबल इट डाउन. पीछे की तरफ दिस आर द रिब्स. रिब्स के बीच में जो मसल्स होता है, दोज आर इंटरकोस्टल मसल्स. दोज आर इंटरकोस्टल मसल्स. और उसके आगे की तरफ जो मसल, दैट इज द पेक्टोरालिस मसल. पेक्टोरालिस मसल. ठीक है, एंड वी हैव दिस बैग्स हियर. दिस आर नोन एज एल्वियोलस. क्या है एल्वियोलस? एंड वी नीड टू नो दैट एल्वियोलस वुड कंटेन द सेल्स, that is lactocyte. That is lactocyte. They are going to produce the milk. ठीक है, then we have the mammary duct. Mammary duct है, और ये जो आगे की तरफ है, this is the lactiferous duct. These are the lactiferous duct. They open into the nipple. ठीक है, and we have this bulging portion. This bulging portion is known as ampulla. The bulging portion is known as ampulla. ठीक है, और ये जो मैंने darkened region दिखा रखा है, which is found around the nipple, that darkened region is known as areola.
इट इज अ डार्क स्किन, दैट इज नोन एज एरियोला. ठीक है, एंड वी हैव दिस फैटी टिश्यू. ठीक है, सो वी हैव द पेक्टोरालिस मसल्स, वी हैव द एल्वुलस जिसके अंदर लैक्टोसाइट्स है, देन वी हैव द मेमोरी डक्ट, देन वी हैव द एम्पुला, देन वी हैव द लैक्टिफेरस डक्ट्स, एरियोला that is the darkened tissue, fatty tissue, intercostal muscles and the ribs. ठीक है, this is the characteristics of a mammal. A mammal is going to have a mammary gland. ठीक है, either we have it in the abdominal region, animals would have it in the abdominal region, a dog or a cat would have it in the abdominal region, humans have it in the thorax, thoracic region or the thorax region. Okay, I'll put it as thoracic region लिख देता हूं मैं. ठीक है, not the thorax, thoracic region. ठीक है, ह्यूमंस में एब्डोमिनल रीजन में नहीं है, एनिमल्स में एब्डोमिनल रीजन्स में है. ह्यूमंस में कौन से रीजन में है मैमरी ग्लैंड? थोरैसिक रीजन में है. ठीक है, मेल्स में भी होती है मैमरी ग्लैंड, बट मेल्स में फंक्शनल नहीं होती है, फीमेल्स में फंक्शनल होती है. क्लियर है? नाउ there are some egg laying mammals. ठीक है, नाउ मैमल्स के पास तो मेमोरी ग्लैंड होता है, वो तो अंडे देते नहीं है, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, दे आर टर्म्ड एज विविपेरस. तो यार ये एग लेइंग मैमल्स कौन से हो गए? तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि यार जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं दोज आर मोनोट्रीम्स. इनका जो जनरल नाम है दैट इज मोनोट्रीम्स. That is monotremes. जिसका एग्जाम्पल अगर अपन ले, सो मोनोट्रीम्स के एग्जाम्पल में आते हैं डक बिल्ड प्लैटिपस, डक बिल्ड प्लैटिपस, और एक और आता है इकिडना. ओके, इसकी दूसरी वेराइटीज आती है. सो वी हैव द डक बिल्ड प्लैटिपस एंड इकिडना. दे आर एग लेइंग मैमल्स. They have mammary glands, but they are not feeding the babies because they have eggs. तो egg है, egg के अंदर पूरा न्यूट्रिशियस लेयर आ गया जिसमें से एम्ब्रियो डेवलप होने वाली है. मैमल्स मैमरी ग्लैंड होने के बावजूद यहाँ पे दे आर नॉट फीडिंग द यंग वंस. तो जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं दे डू नॉट हैव निपल्स. याद रखना इस बात को. ठीक है, जो एग लेइंग मैमल्स है दोज आर मोनोट्रीम्स, दे डू नॉट हैव निपल्स बिकॉज एग के अंदर पूरा न्यूट्रिशन है, तो एम्ब्रियो वहां से डेवलप हो जाएगा ना. ओके, सो फीड करने की जरूरत नहीं है. सो दोज आर टर्म्ड एज मोनोट्रीम्स एंड दे डू नॉट हैव निपल्स. क्लियर है? एंड यस, दे आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द एग लेइंग एनिमल्स एंड द नॉन एग लेइंग एनिमल्स, बिटवीन द ओविपेरस एंड विविपेरस. क्योंकि ये अंडे भी दे रहे हैं और इनके पास मैमरी ग्लैंड्स भी है, बट इनके पास निपल्स नहीं है. ठीक है, pause it down, write down the details, we'll move ahead. ठीक है, सो हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं. यहाँ पे हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्या काम कर रहे हैं हॉर्मोन्स? तो एक आपका हार्मोन था दैट वाज प्रोजेस्टेरॉन. One of the hormone was progesterone. तो प्रोजेस्टेरॉन की मैं फंक्शन लिख देता हूं, तो लिखता हूँ इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लैक्टोसाइट. इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द लैक्टोसाइट. ठीक है, फिर आपका दूसरा एक हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन की बात करते हैं, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी डक्ट. मेमोरी डक्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. एंड देन वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट वन दैट इज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन तो आपको पता ही है, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन
of milk from the lactocyte. This is lactocyte. Okay, prolactin secretion of milk from the lactocyte. और एक और जो आपका हार्मोन था, that was oxytocin. ठीक है, one more hormone was oxytocin. ठीक है, ऑक्सीटोसिन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ मिल्क. It helps in release of milk, or we can also use the term ejection of milk. ठीक है, so oxytocin it helps in release of milk or ejection of milk, and prolactin that helps in secretion of milk from the lactocyte. Simple and easy. ठीक है, done. So now we'll move ahead. प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में काफी कंफ्यूजन होता है. ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में हेल्प करता है, व्हाइल प्रोलैक्टिन इज इन सिंथेसिस. यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, दैट इज व्हेन बेबी फीड्स ऑन द मिल्क. ठीक है, तो मिल्क का प्रोडक्शन होता रहेगा, बिकॉज जब बेबी इस निप्पल को सक करेगा, व्हेन बेबी सक्स द निप्पल, ओके, वी टर्म इट एज suckling of nipple. Suckling of nipple that helps in production of oxytocin. Suckling of nipples leads to the production of oxytocin, और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जो अपन ने पढ़ा, इजेक्शन ऑफ मिल्क होगा. मतलब अगर मिल्क को मदर की मेमोरी ग्लैंड में से बाहर निकालना है, सो बेबी हैज टू सक द निपल. अगर बेबी निपल सक ही नहीं कर रहा तो ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन होने नहीं वाला है, और ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो मिल्क मदर के मेमोरी ग्लैंड में बना है वो बेबी के पास नहीं आएगा. गेटिंग इट? So suckling of nipple by the baby is very important, because if the nipple is not suckled or sucked up, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, और जब ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो इजेक्शन ऑफ मिल्क नहीं होगा. ठीक है, नाउ इट हैज बीन सेड, और आपने काफी बार न्यूज काफी बार एडवर्टाइजमेंट्स में भी सुना होगा कि फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स द बेबी हैज टू फीड ओनली ऑन द मदर्स मिल्क. ओके, बिकॉज मदर मिल्क इज रिच इन अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज, अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशियस थिंग. ओके, तो जो इनिशियल डेज में, इनिशियल मंथ्स में जो मदर मिल्क रिलीज होता है ना, दैट इज अ बिट थिक येलोइश फ्लूइड. इट्स अ थिक येलोइश फ्लूइड व्हिच इज टर्म्ड एज कोलेस्ट्रम. This is clear. Suckling of nipple, production of oxytocin. I'll put it as more production of oxytocin. So more ejection of milk. ठीक है, अगर सकलिंग नहीं हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, रिजेक्शन नहीं हो पाएगा. मैं बोल रहा था कि फर्स्ट फ्यू मंथ्स द बेबी इज सपोज टू फीड ऑन द मदर्स मिल्क. ठीक है, बिकॉज फर्स्ट फ्यू मंथ्स baby has to feed on mother's milk. The reason is the mother's milk is rich in antibody A. I'm sorry, immunoglobulin IgA. It is rich in IgA. IgA is what? It's an antibody. Okay. It is rich in IgA, which is a antibody. ठीक है, and it is very important for the baby because IgG जो था, आपको याद हो, वो फीटस के थ्रू बेबी को मिल गया था. मदर ने थ्रू द प्लेसेंटा पास करके IgG बेबी को दिया था, और मिल्क के थ्रू बेबी के पास कौन सा एंटीबॉडी आ रहा है,
दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, फर्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए द मिल्क इज थिक yellowish fluid, thick yellowish fluid which is termed as colostrum, and it is going to be rich in a lot of nutrients as well as antibody A, which is given by the mother to the baby through milk. So अगर नीट में पूछा जाता है यार मिल्क के थ्रू कौन सा एंटीबॉडी दिया जा रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी इम्यूनोग्लोबिन ए। और अगर पूछा जा रहा है फीटस की ड्यूरेशन पे मदर ने कौन सा एंटीबॉडी दिया था, तो दैट इज गोइंग टू बी आईजीजी, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन जी। सो इम्यूनोग्लोबिन जी एंड इम्यूनोग्लोबिन ए। सो कोलेस्ट्रम, दैट इज अ थिक येलोइश फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिल्क, कंटेन्स IgA। ठीक है, सो आई होप we'll keep this much for the lecture. Okay, in the next lecture we'll talk about the further details of this chapter. Any doubts you can drop me on WhatsApp. Okay, मैं आपको मैसेज करके आंसर दे दूंगा। ओके, एंड या फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? एंड यस, ओनली रिफर द टेक्स्ट बुक्स। कंपिटिटिव लेवल की बुक्स मत पढ़ा करो, अभी टेक्स्ट बुक पढ़ो अच्छे से और उसको परफेक्ट कर लो। वी हैव लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ। ठीक है, चलो बाय बाय।